नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपने हम इस वीडियो में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में आपका 15वें नंबर का, उसका सेट कोड सी अर्थात सी पेपर हमें प्राप्त हुआ है सी कोड का। इस क्वेश्चन सेट में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जिससे कि आप आसानी से मिला सकें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। इसमें आप 40 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जा रहा है तो आप AIB का एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और अंत में इसका PDF, इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को आराम से डाउनलोड कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह ज़मीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में ज़मीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो ज़मीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह स्टॉपेल से संबंधित है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 115। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। तो मध्यस्थता अधिनियम जो है, मध्यस्थता अधिनियम 1940 को निरस्त करता है, मध्यस्थता अधिनियम 1937 को निरस्त करता है और विदेशी पुरस्कार अधिनियम 1961 को। यानी उपरोक्त सभी तीनों को मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। IPC अंडर सेक्शन 326B, जैसा कि 2013 में इसको जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती जाने के कारण ए के द्वारा किया गया अपराध क्या है? हत्या का प्रयास माना जाएगा? नहीं। गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा? नहीं। अपराध नहीं माना जाएगा। गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा? इसमें से इस क्वेश्चन में जो ए के द्वारा एक्ट किया जा रहा है वह उचित सावधानी नहीं बरतने के कारण किया जा रहा है। अगर उचित सावधानी बरतते हुए वह एक्ट करता तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं होता, लेकिन वह सावधानी नहीं बरत रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है कि वह गैर इरादतन, यानी उसका इरादा हत्या करने का नहीं था, तब पर भी उससे गैर इरादतन हत्या हो जाती। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी को तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया तो IPC अंडर सेक्शन 192 अर्थात मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया? तो IT एक्ट की धारा 66A को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो केस है
ऑप्शन नंबर सी सही है, सुंदर मलबनलाल बनाम गोया सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कारखाना अधिनियम के अनुसार इसका ऑप्शन क्या सही है, इसमें पूछ रहा है। तो बच्चे का अर्थ एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, कारखाना अधिनियम के अनुसार बच्चे की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक, ऑप्शन इसमें इसका दिया है कि गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। तीसरा है गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है। चौथा, इस अध्याय में उल्लिखित मान्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। यह धारा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू एडॉप्शन एक्ट के धारा 6 में इसको वर्णित किया गया है, वहाँ पे कंडीशन बताई गई है धारा 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है के अनुसार मुस्लिम, यहाँ पे कह रहा है कि वोमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से किया जाएगा तो वह क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, हस्तक्षेप योग्य होगा, कंपाउंडेबल होगा यानी समायोजनीय होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या होगा, वो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही, इसका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटाया जाएगा। CPC अंडर सेक्शन 33 आर्डर 33 के तहत निपटाया जाएगा। इसका जो अकिंचन है, अपात्र का मतलब अकिंचन है, जो अक्षम व्यक्ति हैं, आर्डर 33। 11 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही 11 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, समान लेन देन यानी रेजिस्ट्रे की बात कर रहा है, रेजिस्ट्रे को समान लेन देन से संबोधित किया है। इसका ऑप्शन नंबर 6 है, समान लेन देन का हिस्सा बनाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता धारा 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मित्र को वैध माना, अर्थात इसमें केस दिया किसमें यह माना गया, तो कॉमन काज बनाम भारत संघ में सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का अनुच्छेद 310 उपबंधित है। यह 310 प्रसाद सिद्धांत से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है आंसर उसका कि प्रसाद सिद्धांत न देकर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, अगर इंग्लिश आप वर्जन ध्यान देंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप हिंदी वर्जन को देखेंगे तो दिया है सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। अगर आप हिंदी वर्जन में आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन तो हिंदी वर्जन में आप फंस जाएंगे, इसलिए खुशी का सिद्धांत प्रसाद के सिद्धांत को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार, आर्टिकल 19 AA। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धरना, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंडियन पेनल कोड अर्थात IPC सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से कम नीचे किया गया कार्य जुर्म नहीं होता। 7 वर्ष से कम के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, RV डडली यानी यहाँ पे RV डडले वर्सेस स्टीफन का जो सिद्धांत है वह
धारा 81 से संबंधित है। आईपीसी अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जाती। आर बनाम डडले एंड स्टीफन के बाद में यह सिद्धांत न्यायाधीश कोलरिज ने दिया था। ऑप्शन ए सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर आपका 19, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा में नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करने के लिए बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा कहाँ की गई? तो धारा 6 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 क्या संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हिंदू विवाह की शर्तों से, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विशेष विवाह अधिनियम अर्थात स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह क्या है? ऐसा विवाह वैध नहीं होगा बल्कि अवैध होगा, व्यर्थ होगा, शून्य होगा। जैसा कि यहाँ पे माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी, पिता के पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक जो विवाह किया जाता है वह क्या है? वैध नहीं होता बल्कि अवैध होता है, व्यर्थ होता है, शून्य होता है, बातिल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया या 1988 में किया गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों का लागू सीमा की अवधि क्या है? तो इसकी सीमा की अवधि उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ, पर सीमा लिमिटेशन एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा इस मामले में निर्धारित किया गया, अर्थात कहा गया यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) यानी 7 खंड 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि यह लिखित में पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलीग्राफ या दूरसंचार के अन्य संसाधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है, दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान, इसमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी हो सकता है इसका बचाव करने के लिए मध्यस्थता आर्बिट्रेशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट या का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, धारा 4 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1900, यहाँ पे मिस्टेक किया है, धारा 195 क्लास 2 होना चाहिए, क्लास 2 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा?
ऑप्शन बी है आपका राज सिंह बनाम राज्य के मामले में ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध किस आर्टिकल से है। जैसा कि जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया था तो वहाँ पे सारी नेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी। उस समय अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद जो है याचिका दाखिल किए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो यह जो है सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी, इससे संबंधित है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 60A को आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया खत्म किया जाता है। आपका श्रेया सिंघल, इससे आपका 2 क्वेश्चन मिला, एक ऑलरेडी पहले मिला था IT एक्ट 60A के अंतर्गत, यहाँ भी मिला श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 संबंधित कोई भी सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। जो न्यायाधीश के गठन होता है 5 न्यायाधीश की पीठ बनती है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन ब्रांड का अर्थ या ब्रांड है जो कि, इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, GST से संबंधित प्रविष्टि संविधान में किस इसके अंतर्गत की गई है। तो जो GST आई थी वह 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जनहित याचिका की उपयोगिता क्या है। तो यह उदारीकृत लोकस स्टैंडी, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकरण, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता राजनीतिक विज्ञान की एक प्रोफेसर जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दिया। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्यों के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला किससे संबंधित है। यह मामला आपका DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही है, बी सही है, सॉरी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनाता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहाय, विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रखते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका है SP गुप्ता बनाम भारत संघ। फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगा और आपको रीड करने में भी दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, झूठे या घिनौने दावों या बचावों के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है, ऑप्शन बी 35 CPC के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की तामील प्रतिस्थापित सेवा संबंधित है। ऑर्डर 5 रूल 20 प्रतिस्थापित तामील यानी दस्ती तामील इसी को कहते हैं, CPC। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका,
राष्ट्रीय हरित अधिनियम अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर बी, डी, ए और बी दोनों। वन्यजीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत और शेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के डेवलपर्स के अंतर्गत 2006। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करने उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। धोखा या ठगना। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? क्षतिपूर्ति को कंट्रैक्ट एक्ट 124 में परिभाषित किया गया है। 42 का ऑप्शन ए सही है। 43 क्वेश्चन नंबर है, पीक बनाम डेयरी अर्थात डेयरी बनाम पीक का मामला फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट धारा 17 से संबंधित है, धोखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सीआरपीसी 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? 164, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की सीआरपीसी की धारा कुर्की और संपत्ति की आपराधिक प्रक्रिया कुर्की आपका 82 में है और कुर्की और उद्घोषणा 83 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, आपराधिक प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्तिगत उपस्थिति से निर्मुक्ति करता है। धारा 205 के अंतर्गत सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविदा अधिनियम अनुबंध अधिनियम की धारा 70 से संबंधित है। इसका ऑप्शन आपका क्वारंटम मेरिडियम सही है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दूसरे के लाभ पर लाभान्वित नहीं करने दिया जाएगा। क्वांटम मेरिडियम धारा ये 70 से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एग्रीमेंट समझौता करार क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। तो भूमि में पृथ्वी से जुड़े चीज़ों के अस्थायी रूप से ऐसी चीज़ें जो किसी रूप से जुड़ी है या पृथ्वी से भूबद्ध है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, डी सही है उसमें। 49 में डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में है, बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 50 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। अगले वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर इसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चन सेट मिलाकर हमको ये बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर आप 40 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगला वीडियो जस्ट ही अपलोड कर दिया जाएगा ताकि इसको देखने के बाद अब अगला वीडियो आप आराम से देख सकें।